नमस्कार। वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी लेखपाल के मुख्य भर्ती परीक्षा की रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो आज का उसी का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज उसी का नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। और ये पेपर 4th में जो ग्रामीण विकास है उसका डिस्कशन कर रहे थे। हिंदी और सामान्य ज्ञान का दोनों का मिक्स हम एक एक करके दोनों मतलब साथ में लेकर आ रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन उसका भी मैं करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 1 हो चुका है और इसके आगे का हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसको भी देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो ग्रामीण विकास पहला क्वेश्चन है। संसद के मानसून सत्र 2020 में केंद्र सरकार ने आवश्यकता वस्तु अधिनियम में संशोधन करके निम्न में से किस वस्तु को किस वस्तु की समूह को आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनाज दलहन तिलहन, ऑप्शन बी है प्याज एवं आलू, ऑप्शन सी है चीनी एवं गुड़, ऑप्शन डी है खाद्य एवं तेल। तो इसमें से अगर आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा चीनी और गुड़। चीनी और गुड़ को आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है 2020 में जब संशोधन किया गया था। ठीक है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये बना है 1955 में। ठीक है, और इसके बाद अगर बातें और हम इसमें जाने तो आवश्यक वस्तु अधिनियम से संशोधन कर नया कानून पूरे देश में लागू हो गया है। आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में डीजल पेट्रोल से लेकर गेहूं चावल गुड़ चीनी ड्रग्स वाली जो दवाएं होती केमिकल और फर्टिलाइज़र आदि शामिल हैं। सरकार इस लिस्ट में समय समय पर बदलाव करती है। जो चीज़ें लिस्ट में आ जाती हैं सरकार उनके भंडारण और आपूर्ति की लिमिट तय कर देती है। लिमिट तय लिमिट से ज़्यादा भंडारण होने पर जुर्माना जेल और कंपनी संस्थान पर कार्रवाई की जाती है। तो ये सारी नियम है इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान निम्न में से किस राज्य में नहीं चलाया गया है ये बताना है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया गया है। बाकी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान ये तीनों में राज्यों में गरीब कल्याण योजना अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है। और ये अभियान कब शुरुआत किया गया था तो 2016 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इस अभियान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान देश के 116 जिलों में सक्रिय हो गया है। और इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में चलाया जा रहा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है नहीं है ये बताना है। ठीक है, नहीं और है पर ये ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है या उसका लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो डी पार्ट है सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जलीय है यह इसका लक्ष्य नहीं रखा गया है। बाकी तीनों ऑप्शन में उसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। जैसे कि पहला ऑप्शन है सन 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर तक या घर से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है। सन 2017 तक 50% ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन पेयजल योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना भी इसका लक्ष्य था। सन 2022 तक न्यूनतम 90% ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति करना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से इसके 3 लक्ष्य हैं और जो ऑप्शन इसमें डी दिया गया है ये सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका डी पार्ट यही सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये कब शुरुआत किया गया था तो ये 1986 में शुरुआत किया गया था। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का प्रारंभ किया गया था जिसे 1991 से राजीव गांधी पेयजल मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बात करें तो ग्रामीणों को 40 लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना था। जल शक्ति मंत्रालय 2019 में गठन किया गया जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य क्या है 2024 तक सबको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2000 तक 2022 तक ही दिया गया है स्वच्छ जल। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को निम्न में से कौन सा एक अधिकार प्राप्त नहीं है ये बताना है। तो मनरेगा के अंतर्गत बात करें तो निवास स्थान की 1 किलोमीटर परिधि में ही काम पाने का अधिकार ये
अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी इसमें से जॉब कार्ड पाने का अधिकार है। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिन के भीतर काम मांगने और काम पाने का अधिकार है। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार भी मनरेगा को प्राप्त है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें मनरेगा के तहत, तो मजदूरी जो है अप्रैल 2020 में 213 रुपया से बढ़ाकर जो है 235 रुपया कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में ही बढ़ाया गया है मजदूरी, ठीक है। पहले 213 रुपया हुआ करती थी, अब कितना है 235 रुपये। जॉब कार्ड धारियों को जो है एक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दिया जाता है। मनरेगा स्टार्ट कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसका पुनः नामकरण किया गया था, ठीक है। मनरेगा 2006 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, ये बताना है, ठीक है। जनजाति से संबंधित मैंने कवर कराया हुआ यूथ कंपटीशन के बुक को, तो वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मनरेगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो है जनजात जो है वो बुक्सा जनजात अधिकतर है। तो आंसर इसका ए पार्ट सी है जगह। आप कुछ पॉइंट बातें जान लेते हैं जो कि और इससे संबंधित बन सकते हैं क्वेश्चन। बात करें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करें तो 0.6% जनजाति हैं, ठीक है। टोटल उत्तर प्रदेश में 0.6% जनजाति हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजातियों के नाम की बात करें तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनासारी, खरवार, महिगीर, गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइयाँ आदि जो है जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में रहती हैं। बुक्सा जनजाति की बात करें तो ये जो है पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को जो है तख्त कहा जाता है, तख्त, ठीक है। जो उनके पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उन्हें तख्त कहा जाता है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना जो है 1983 से लेकर 1983-84 में जो है ये प्रारंभ किया गया था। तो ये कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है। बुलंदशहर में है, ललितपुर में है, या मिर्ज़ापुर में है, या फिर सोनभद्र में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये कहाँ पर है, तो ये जो है सोनभद्र में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत का सबसे बड़ा जो है कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम झील है भारत का सबसे बड़ा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह सागर जो है 70 वर्ग मील झील में फैला हुआ है और ये रिहंद नदी पर जो है रिहंद जलाशय और रिहंद बांध भी बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिहंद बांध जो है इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इस परियोजना का प्रारंभ जो है 15 जुलाई 1954 से स्टार्ट किया गया था। 1954 से स्टार्ट किया गया था इस योजना का प्रारंभ। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सोनभद्र जिला में जो है विद्युत परियोजना के लिए किया गया है ये। और इस परियोजना में जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्य जो इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये बातें हो गई कुछ गोविंद बल्लभ पंत सागर, या फिर इसको रिहंद बांध भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें पीछे रह गया था, उसको देख लेते हैं। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्यों ने जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% स्थान जो है आरक्षित कर दिया गया, ये बताना है, ठीक है। तो कितने राज्य हैं जो कि 50% महिला आरक्षित कर दिया गया है पंचायती संस्थाओं में, तो टोटल 20 राज्य हुए गए हैं अब तक, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 20 राज्य हो गए हैं। अगर हम बात करें तो देश के 5 राज्यों में पहले से ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया जा चुका है। संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ था, और कब हुआ था, 1992 में, ठीक है। 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ था वो महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और बिहार भारत का प्रथम राज्य बना है, बिहार जो है भारत का प्रथम राज्य बना है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी धन का लाभ जो है जनता को 1 रुपये में से 20% ही मिल पाता है, ये कथन किसका है, ये बताना है। तो ये कथन कहा था राजीव गांधी जी ने। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा राजीव गांधी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि सरकारी जो धन का लाभ होता है वह जनता को 1 रुपये में से अगर देखा जाए तो 20% ही जनता के पास पहुंच पाता है या मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडा किस राज्य की जनजाति है, ये बताना। टोडा, तो टोडा जो है तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है।
टोडा जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहते हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहते हैं, जो कि ये तमिलनाडु में ही है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। यहाँ की जनजातियों में जो है टोडा, बडागा तथा कोटा मुख्य हैं, ठीक है, ये प्रमुख हैं, ये टोडा, बडागा तथा कोटा। टोडा लोग जो है विशेष रूप से अच्छी नस्ल की दूध देने वाली भैंसों को पालते हैं और ये लोग जो है स्त्रियों को अपवित्र मानते हैं, इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों में जो है इनकी भूमिका कम ही रहती है, ठीक है। टोडा जनजाति के स्त्री व पुरुष दोनों सफ़ेद रंग का जो है लाल व नीली धारियों वाला वस्त्र धारण करते हैं। तो ये कुछ बात इनके बारे में हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा, ये बताना है। अब ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर। इनमें से बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर विकल्प में जाएंगे तो सबसे छोटा जिला आता है वाराणसी, ठीक है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी इनमें से सबसे छोटा जिला है, ठीक है। वाराणसी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1535 वर्ग किलोमीटर रेंज है और जौनपुर का जो है 4038 वर्ग किलोमीटर है। इलाहाबाद जो है 5481 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और गाजीपुर की बात करें तो ये 3377 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन जो है बी पार्ट से ही हो जाएगा, ए पार्ट से ही होगा, वाराणसी। अब अगर बात करते हैं पॉइंट की, तो यूपी में जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो कौन सा है, तो वो है लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब सबसे छोटा जिला यूपी में बात करेंगे कौन सा है, तो वो हो जाएगा हापुड़, ठीक है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात करें कितना क्षेत्रफल है तो 660 वर्ग किलोमीटर ये रेंज में फैला हुआ है, ठीक है। 660 वर्ग किलोमीटर रेंज में फैला है। और यह जो है संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो है बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ था, ठीक है। तो बनारस की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन बसे शहरों में से एक है, ठीक है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ जो है वाराणसी से संबंध है। जैसे कि इनमें से अगर बात करेंगे कबीर जी हैं, वल्लभाचार्य हैं, रविदास जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद, पंडित रविशंकर जी, तो सारे के सारे लोग यहीं वाराणसी में पले बढ़े या जन्म लिए। वाराणसी नाम की बात है, यहाँ की दो स्थानीय नदियाँ जो है वरुणा नदी और अस्सी नदी के नाम से मिलकर वाराणसी बना है, ठीक है। वरुणा नदी और अस्सी नदी के नाम से मिलकर वाराणसी का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 में उत्तर प्रदेश में एसटी जात की सर्वाधिक सांद्रता किस जिले में है, ये बताना है। सर्वाधिक सांद्रता माने कि सबसे ज़्यादा एसटी किस जिले में पाई जाती है, ये बताना। तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं एसटी जातियाँ। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सोनभद्र जिला, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो 4,13,000 हैं, ठीक है। यूपी में एससी की कुल संख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का जो है 20.7% यूपी में निवास करती हैं जनजातियाँ। सर्वाधिक अनुसूचित जात वाला अगर राज्य की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाति जो रहते हैं अनुसूचित जनजात वो मध्य प्रदेश में रहती हैं। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 17% अनुसूचित जातियाँ हैं, ठीक है। 17% अनुसूचित जातियाँ हैं पूरे भारत में। तो इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जो है जोड़ा है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के बराबर, हरसेन जो है चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलन नहीं है। तो वो आंसर आपका हो जाएगा इसमें हरसेन चंद्रगुप्त प्रथम, ये गलत है। हरसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबार में हरसेन रहते थे, चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे कुछ पॉइंट की, तो हरसेन की प्रसिद्ध कृति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। हरसेन एक महान कवि थे। अब बात करें अमीर खुसरो, तो 1253 से लेकर 1325 तक इनका कार्यकाल था, यानी ये जिए थे 1253 से लेकर 1325 तक ये अमीर खुसरो जी जिए थे, ठीक है। और ये कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तानों का शासन अमीर खुसरो ने देखा था, ठीक है। इसके बाद उन्हें जो है खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता का श्रेय भी जाता है। अमीर खुसरो को जो हिंद का तोता या फिर तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बाणभट्ट की बात करें तो 7वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ लेखक और कवि थे। हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित जो है हर्षवर्धन का जीवन चरित है,
कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं तो ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की बात करें तो वो लखनऊ में किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। सुदूर संवेदन का मतलब की बात करें तो ये जो है किसी वस्तु को के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े ग्रहण करना, संग्रह करना, उसको सुदूर संवेदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, ये बताना है। अब ऑप्शन इसमें दिया गया है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है रामायण, चौथा है महाभारत। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख दिया गया है। तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन इसका ए पार्ट से हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में जो है इनका उल्लेख महाजनी प्रथा का मिलता है। लोगों की आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर जो है महाजन अपनी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता था, उसको महाजनी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, महाजनी प्रथा अब भी जारी है। बेटी की शादी, ब्याह, बीमारी का इलाज आदि के लिए जो है बैंकों से तत्काल ऋण पाना संभव है नहीं, तो उसके कारण जो है यह प्रथा आज भी प्रचलित है। महाजनी प्रथा से जो है मुक्ति के लिए प्रखंडों में कोऑपरेटिव बैंक भी खोले गए। महाजनी प्रथा के खिलाफ अगर बात करें तो क्रांति बिगुल बजाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे बैजल सोरेन। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट से रिलेटेड है। तो किसान चैनल को जो है 26 मई 2015 को उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, यह चैनल जो है कृषि से संबंधित क्षेत्र जैसे कि नई कृषि तकनीक का प्रसार, पानी का संरक्षण, जैविक खेती विषयों की जानकारी आदि देता है। किसान चैनल जो है 24 घंटे प्रसारित होने वाला चैनल है। किसान चैनल जो है दूरदर्शन के स्वामित्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति जो है अधिक संकटापन्न है, यह बताना है। तो ग्रामीण भारत में सर्प जो अधिक संकटापन्न है वो है रसेल वाइपर प्रजाति का सर्प जो है उससे अधिक संकटापन्न है। ठीक है, अब बात करें तो भारत की सर्वाधिक संकटाग्रस्त प्रजाति की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है, और इसके अलावा लाल सिर वाला गिद्ध है, जंगली उल्लू है, चम्मच की चोंच वाली टिटहरी है, जेरडांस कर्सर है, चरस है, सफ़ेद पेट वाला जो है बगुला है। ये सारे जो है संकटाग्रस्त प्रजातियों में आते हैं, और इन्हें जो है इन जातियों को रेड डाटा सूची या लाल सूची में जो है IUCN जारी करती है। IUCN जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है, और यह विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला एक सर्वोच्च संगठन होता है। रेड डाटा सूची जो है कब से प्रसारित किया जा रहा है, तो ये 1969 से जो है प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हो गई इससे संबंधित पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है, ये बताना है। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है वो बात करें अगर तो शुद्ध देसी घी का प्रमुख उत्पादक है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, शुद्ध देसी घी। ठीक है, और यह जिला जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, और इस जिला का संगठन जो है 17 सितंबर 1997 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद अरुइया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर जिले जो है आते हैं। इस तरीके से आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो वो हो जाएगा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ये जो है नाम का उल्लेख करता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि हो जाएगा। खरीफ फसल की बात करें तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, अरहर, मूंगफली आदि आ जाएगा। जायद फसल की बात करेंगे तो खीरा, ककड़ी यानी सलाद वाली जितनी खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी, काशी फल, ये सब जायद फसलों में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी का घनत्व बताना है कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो घनत्व की बात करेंगे तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद में तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ, यह बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नया है। जिला शब्द की बात करें तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीश के संदर्भ में जो है ये प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, अनुच्छेद 233। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में संपत्ति का अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार। तो भारत में जो है संपत्ति का अधिकार अब हो गया है विधिक अधिकार, पहले होता था मौलिक अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और ये मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 31 में था, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, जो कि एक विधिक अधिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? सीलिंग कानून लाया गया था 1960 में। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 1960। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन के बाद वर्ष 1961 में सीलिंग एक्ट लागू किया गया था। लाया कब गया था? 1960 में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो ये जो है गोकुल ग्राम योजना ये गुजरात राज्य से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, और गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, NMHP कब प्रारंभ किया गया ये बताना है। तो NMHP जो है 1982 में स्टार्ट किया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 1982। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है, क्या है? तो ऊर्जा गंगा एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, गैस पाइपलाइन परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसको 24 अक्टूबर 2016 को जो है इसको स्टार्ट किया गया था। वाराणसी से इस परियोजना की नींव रखी गई थी। तो ये भी याद रखना आपको। ठीक है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक जो है 2540 किलोमीटर लंबाई की एक पाइपलाइन परियोजना बनाई गई है। तो ये था ओवरऑल सेशन, जो प्रैक्टिस सेट जिसका डिस्कशन हुआ व्याख्यात्मक। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए, आप कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।